नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। अमेरिका में सत्ता संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप पहली बार देश से बाहर निकले तो सीधे सऊदी अरब पहुंच गए, जिस पर कभी वो आतंकवाद को फंड करने समेत कई गंभीर इल्जाम लगाते रहे हैं। जाहिर है, ट्रंप की सऊदी यात्रा ने कई लोगों को चौंकाया और दुनिया भर के जानकारों की निगाहें इस बात पर टिक गईं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे के असल मायने दरअसल क्या हैं। क्या ये दौरा हथियारों की डील तक सीमित है? क्या ये अमेरिका के पुराने सहयोगी सऊदी अरब का ट्रंप सरकार में यकीन पुख्ता करने के लिए हुआ दौरा है, या फिर पश्चिमी एशिया में ईरान की ताकत को कम करने के लिए अमेरिका एक तरह से गोलबंदी कर रहा है? क्या मध्य पूर्व के देशों में कायम अशांति इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस दौरे के साथ ही उठने लगे। विशेष में आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे के मायने क्या हैं और अमेरिका सऊदी अरब के गठजोड़ की कहानियां दरअसल क्या रही हैं। ये भी बताएंगे कि पश्चिम एशिया के समीकरण में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि दुनिया के कई देश आतंकवाद से पीड़ित हैं। इससे मध्य पूर्व से लेकर भारत और रूस जैसे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुस्लिम देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि धर्म के नाम पर आतंकवाद का खेल अब खत्म होना चाहिए। सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत करीब 50 देशों के नेता मौजूद थे। दरअसल ये सम्मेलन इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप 2 दिनों के सऊदी अरब दौरे पर थे। राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एयरपोर्ट पर ट्रंप दंपत्ति की अगवानी की। इसके बाद ट्रंप सुल्तान सलमान के शाही महल पहुंचे, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद रियाद के शाही दरबार में आयोजित एक समारोह में ट्रंप को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अब्दुल अजीज स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत भी हुई। इस दौरान अमेरिका सऊदी अरब के बीच सबसे बड़ा हथियार सौदा भी हुआ। इसके तहत 110 अरब डॉलर के रक्षा समझौते समेत 350 अरब डॉलर का करार शामिल है। इसके बाद अरब इस्लामिक अमेरिकन सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के नेताओं से आतंकवाद खत्म करने की अपील की। करीब 50 मुस्लिम देशों के नेताओं के बीच ट्रंप ने कहा कि कुछ देश आतंकवाद को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व के अलावा भारत और रूस जैसे देश भी आतंकवाद से पीड़ित हैं और इसका खात्मा अब जरूरी है। Every time a terrorist murders an innocent person and falsely invokes the name of God, it should be an insult to every person of faith. Terrorists do not worship God, they worship death. If we do not act against this organized terror, then we know what will happen and what will be the end result. Terrorism's devastation of life will continue to spread. Peaceful societies will become engulfed by violence, and the futures of many generations will be sadly squandered. अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ईरान पर सामुदायिक हिंसा और अस्थिरता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शांति समझौता संभव है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका का लक्ष्य शांति, सुरक्षा और संपन्नता है। साथ ही उन्होंने मध्य पूर्व के देशों से आपसी दुश्मनी खत्म कर शांति कायम करने की भी अपील की। America is prepared to stand with you in pursuit of shared interests and common security. But the nations of the Middle East cannot wait for America to crush this enemy for them. The nations of the Middle East will have to decide what kind of future they want for themselves. इससे पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए सऊदी अरब के किंग सलमान ने इस्लाम को शांति और सहिष्णुता का धर्म बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के नाम पर
आतंकवाद बंद होना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों के एकजुट होने का वक्त आ गया है। War on terrorism. We confirm our resolve to eradicate Daesh and other terrorist organizations, regardless of their religion, sect, or ideology. That was the reason we all formed the Islamic Military Alliance to fight terrorism, which was a pioneering step to curb terrorism. किंग सलमान ने इस दौरान ईरान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईरान भरोसे के माहौल को खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान आतंकवाद को शह दे रहा है। किंग सलमान ने इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। ट्रंप दरअसल 8 दिन के दौरे पर निकले हैं, जिसमें उनका सऊदी अरब और इजराइल के अलावा फिलिस्तीन, ब्रसेल्स, वेटिकन और सिसिली जाने का कार्यक्रम है। इस दौरे को अमेरिकी विदेश नीति में ओबामा प्रशासन के दौरान हुए बदलावों को उलटने की कोशिश भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जीसीसी देशों के नेताओं से भी मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ट्रंप ने कहा कि वो पुराने सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद से दुनिया के कई देश पीड़ित हैं। इससे मध्य पूर्व से लेकर भारत और रूस जैसे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी देशों के नेताओं के साथ बैठक की। इसके अलावा ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, कतर के अमीर शेख हमाद अल सानी और बहरीन के सुल्तान हमाद बिन ईसा से भी मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि अमेरिका मध्य एशिया में अपने पुराने सहयोगियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। America is prepared to stand with you in pursuit of shared interests and common security. But the nations of the Middle East cannot wait for American power to crush this enemy for them. The nations of the Middle East will have to decide what kind of future they want for themselves. इस दौरान ट्रंप ने वादा किया कि बहरीन को मानवाधिकार हनन की शिकायतों के बाद रोके गए 19 F-16 विमान और कल पुर्जों की आपूर्ति जल्द की जाएगी। इस बीच इजराइल ने उम्मीद जताई कि ट्रंप के मध्य एशिया दौरे से उसके और अमेरिका से रिश्ते और मजबूत होंगे। ידון עם הנשיא טראמפ בדרכים לחזק עוד יותר את הברית הראשונית והאיתנה עם ארצות הברית. אנחנו נחזק את הקשרים הביטחוניים והם הולכים ומתחזקים מדי יום, ונדון גם בדרכים לקדם את השלום. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के 6 देशों के नेताओं ने शिखर बैठक की थी। इस बैठक में जीसीसी से सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात ने हिस्सा लिया। किंग अब्दुल अजीज कन्वेंशन सेंटर में इस बैठक के आगाज से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन नाइफ ने रियाद में एक आतंकवाद रोधी केंद्र बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम बहुल देशों के लगभग 50 नेताओं और प्रतिनिधियों के साथ एक शिखर बैठक में भी हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरब दौरे पर इस्लामिक देशों के साथ बातचीत में ट्रंप का मुख्य फोकस आतंकवाद पर ही था। उन्होंने साफ संदेश दिया कि मध्य पूर्वी एशिया के कई देशों में पांव पसार चुके कट्टरपंथी विचारधारा से लड़ने के लिए अमेरिका पश्चिमी एशिया के देशों के साथ सहयोग करना चाहता है। इस्लामिक देशों ने भी ट्रंप के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका की इस सोच का स्वागत किया, तो ईरान की ओर से अमेरिका के लिए तल्ख प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुनने के ट्रंप के फैसले से पूरी दुनिया चौंक गई। दुनिया का चौंकना इसलिए भी स्वाभाविक था क्योंकि अपने चुनावी अभियान में ट्रंप पर मुस्लिम विरोधी बयान देने के आरोप लगे। ये माना जा रहा था कि अमेरिका फर्स्ट और मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने के बयान के जरिए ट्रंप इस्लामिक देशों को खास संदेश देना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अमेरिका की पुरानी नीतियों पर चलते नजर आए। ट्रंप ने सीरिया और असद पर सबसे पहले अपना रुख बदला, फिर सऊदी अरब जाकर चुनाव पूर्व अपनी नीतियों को बदलने का संकेत दिया।
इस्लामिक देशों ने ट्रंप के इस रुख को हाथों हाथ लिया। अरब इस्लामिक अमेरिका सम्मेलन के बाद मुस्लिम देशों ने आतंकवाद और चरमपंथ से लड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जॉर्डन ने आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने की निंदा की और आतंकियों को इस्लाम से बाहर करार दिया। Terrorist groups do not inhabit the fringes of Islam. They are altogether outside of Islam. They are Khawarij, outlaws of Islam. And Arabs and Muslims make up, as you pointed out, sir, the majority of their victims. Intolerance and ignorance will only aid terror groups. It is vital to help everyone, everywhere understand this. वहीं मिस्र ने दुनिया को आतंक से मुक्त करने के लिए एकजुट होने की अपील की। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने आतंक के खात्मे के लिए उठाए जा रहे मिस्र के कदमों की जानकारी दी। إن مصر كانت رائدة دائما في السلام والانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات، وسيبقى الشعب المصري دائما سباقا في مد يد التعاون والتواصل لجميع الأصدقاء والشركاء في المنطقة والعالم بأسره. वहीं आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया ने भी आतंकवाद के मुकाबले के लिए दुनिया के मुल्कों को एक होने का आह्वान किया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विदोदो ने इसके लिए मुस्लिम भाईचारे और एकता को अहम बताया। Muslims all over the world should unite to enhance ukhuwah Islamiyah, Islamic brotherhood. The unity of Muslims is the key to success of combating terrorism. ट्रंप की इस यात्रा के दौरान ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। अमेरिका ने इस यात्रा में साफ किया कि ये पश्चिम एशिया में सुरक्षा एवं शांति स्थापित करने का दुर्लभ अवसर है। अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए कई देशों ने भी ईरान को आतंकवादियों का सहयोग देने से बाज आने की सलाह दी। I am aware that there is a widespread belief here that Iran has contributed largely to the instability in the region. As a country that enjoys and values good relations with countries in the region, Malaysia feels that Iran must avoid and should avoid any action that could be seen as interfering in the internal affairs of its neighbors. This is not only for the sake of regional stability, but also for the unity of the Ummah. उधर ईरान की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों और सऊदी अरब समझौतों पर कड़ी प्रतिक्रिया आई। लगातार दूसरी बार चुने गए ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने साफ किया कि ईरान अपनी जरूरतों के हिसाब से हथियार बनाता रहेगा। उन्होंने ट्रंप के अरब दौरे की आलोचना की। آقای ترامپ در یک زمانی به منطقه آمدن که حضور 45 میلیونی مردم ایران رو پای صندوق انتخابات دیدن و به کشوری رفتن که فکر میکنم هیچ وقت معنی انتخابات و کلمه انتخابات براشون مفهوم نیست. هیچ وقت صندوق آرا رو بنده های خدا ندیدن. 8 दिनों के अपने पश्चिम एशिया और यूरोप दौरे पर गए राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब में ईरान को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान कट्टरपंथी लड़ाकों और उग्रवादियों को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराता है। ट्रंप ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को समर्थन देने के लिए भी ईरान की जमकर आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूं ही पहले दौरे के लिए सऊदी अरब को नहीं चुना। अमेरिका ने इसके जरिए ये संकेत दिया कि अरब और पश्चिम एशिया के मुल्क अमेरिका की विदेश नीति के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण हैं। मध्य पूर्व के मुल्कों में सऊदी अरब अमेरिका का सबसे भरोसेमंद साझेदार है। आइए आपको बताते हैं अमेरिका और सऊदी अरब के बीच किस तरह के संबंध रहे हैं। Today, the Prime Minister... अमेरिका और सऊदी अरब के बीच औपचारिक रिश्तों की शुरुआत 8.5 दशक पहले हुई। अमेरिका ने उस वक्त तेल की खोज के लिए सऊदी अरब का रुख किया। साल था 1933, लेकिन 1940 में दोनों देशों के बीच पूर्ण रूप से कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए। दुनिया में तेल के सबसे बड़े भंडार और रणनीतिक लिहाज से मध्य पूर्व में सऊदी अरब की भौगोलिक मौजूदगी ने अमेरिका को उसकी तरफ खींचा। तब से दोनों मुल्कों के बीच सामरिक और आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत होते गए।
सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य खरीदार है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के सैन्य मामलों में अमेरिका की बड़ी भूमिका है। अब आजकल कोशिश हो रही है कि उनको ईरान से ज़रा दूर किया जाए और उनसे बातचीत की जाए। तो इराक को सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा है अपने पास लाने की 15 साल के बाद, और यूनाइटेड स्टेट्स भी कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल बात कहूँगा कि अगर आपको जिहाद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है तो आप ईरान के बिना और इराक के बिना आप कैसे लड़ेंगे? अमेरिका का दावा है कि वो मध्य पूर्व में शांति बहाली के लिए सऊदी अरब की भूमिका को बेहद अहम मानता है और इसी वजह से सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य साझेदार है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध चल रहा था तो अरब प्रायद्वीप को साम्यवाद से बचाने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब में पूरी ताकत झोंक दी। अफगानिस्तान में सोवियत के पहुंचने के बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने मध्य पूर्व के मुल्कों को सोवियत रूस के असर से बचाने के लिए हाथ मिलाया। बाद के दिनों में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच इजराइल के मुद्दे पर तकरार भी रही। 1973 में तेल संकट के दौरान भी दोनों देशों के बीच हल्की नोकझोंक देखी गई। पहले खाड़ी युद्ध में सऊदी अरब और अमेरिका ने इराक पर मिलकर हमला किया, लेकिन जब 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो सऊदी अरब ने इसका विरोध किया। हालांकि ये विरोध ज़बानी ज़्यादा और ज़मीन पर कम दिखा। अमेरिका ने उस दौरान सऊदी अरब में तैनात सैनिकों की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी और सऊदी अरब ने इसका विरोध नहीं किया। इसके बाद से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होते गए। 20 अक्टूबर 2010 को अमेरिका ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य बिक्री को अंजाम दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब को तकरीबन $60.5 अरब का हथियार बेचा। $110 बिलियन की टेरर आर्म्स की डील करने से वहाँ पे आतंकवाद या टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत सिंप्लीफिकेशन होगा, इसलिए कि वहाँ उसके जो टेरर हैं और उसके वहाँ पे जो एक्सट्रीमिज़म है उसके बहुत सारे डायनेमिक्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं और उसको उनको टैकल करना होगा। ना सिर्फ ये कि वन स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी कि सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रॉन्ग करना है रिलेशन और उसके बाद टेररिज्म को फाइट करना है। अमेरिका ने 2013 में जब शैल गैस का उत्पादन बढ़ाया तो सऊदी अरब ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन तकरार ज्यादा लंबी नहीं खिंची। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बरकरार रहे। अमेरिका आज भी सऊदी अरब का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे बड़े साझेदारों में से एक है। अमेरिका को तेल बेचने के मामले में सऊदी अरब दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ये रोजाना 10 लाख बैरल तेल अमेरिका को देता है। दोनों मुल्कों ने व्यापार समझौता कर रखा है। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने विजन 2030 नाम से एक रूपरेखा खींची, जिसके तहत अर्थव्यवस्था और निवेश के मामले में दोनों देशों के संबंध को नए स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। दोनों देश इस वक्त कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक मंच पर नजर आते हैं। लिहाजा द्विपक्षीय संबंधों के अलावा बहुपक्षीय संबंध भी दोनों के बने हुए हैं। कि जो बराक ओबामा की जो पॉलिसी थी मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को लेकर के, वो ये थी कि वो ईरान के साथ कहीं ना कहीं पेंगे बढ़ा रहे थे। ईरान के साथ सऊदी अरेबिया के कॉस्ट पर वो काफ़ी आगे बढ़े, इस हद तक कि उन्होंने न्यूक्लियर डील भी ईरान के साथ साइन की। तो होना ये चाहिए था कि जब ट्रंप आए थे तो उस डील के आगे की जो प्रोसेस हैं वो शुरू होते, लेकिन वो ना होकर के इन्होंने जिस तरह से सऊदी अरब आए हैं और सऊदी अरब आकर के $110 बिलियन की आर्म्स डील साइन की है सऊदी अरेबिया से, तो ये एक पॉलिसी शिफ्ट दिख रहा है और ये एक बहुत इसके दूरगामी जिसको कहते हैं परिणाम वो होंगे। इन दिनों ईरान को क्षेत्रीय ताकत बनने से रोकने के लिए सऊदी अरब और अमेरिका साझे तौर पर सक्रिय हैं, तो वहीं सऊदी अरब इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहा है कि अमेरिका और अरब लीग के साथ संबंध में वो संतुलन बनाए रखे। बराक ओबामा के दौर में दोनों मुल्कों के विचारों में कुछ अंतर भी देखा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से क्षेत्रीय ताकत के तौर पर सऊदी अरब का समर्थन किया है। हालांकि राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप कई बार सऊदी अरब की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। मोहम्मद फातिह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब पश्चिमी एशिया का बेहद महत्वपूर्ण देश है और भारत इस वक्त दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में धाक जमा चुका है। ऐसे में दक्षिण और पश्चिम एशिया के इन दोनों मुल्कों के बीच संबंध एशिया महादेश में कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। दोनों देशों के बीच शुरू से ही दोस्ताना संबंध रहा है।
ऐतिहासिक तौर पर इन दोनों देशों के बीच व्यापार का रिश्ता 1500 साल पुराना है, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद 1947 में ही दोनों मुल्कों के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हो गई। आइए एक नज़र डालते हैं इन दोनों मुल्कों के संबंधों पर। भारत और सऊदी अरब के बीच दोस्ताना संबंध शुरू से रहे हैं। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे देश का कई बार दौरा किया। सऊदी अरब के शाह 1955 में भारत आए, जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके ठीक एक साल बाद यानी 1956 में सऊदी अरब गए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1982 में दोनों देशों के संबंध को नई ऊंचाई दी। 2006 में जब शाह अब्दुल्ला भारत आए तो दोनों देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय संबंध के लिहाज से यह बेहद जरूरी कदम था। इसके बाद 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब सऊदी अरब गए तो दोनों देशों ने रियाद घोषणा पत्र जारी किया और रणनीतिक भागीदारी की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया। इसके बाद भी दोनों मुल्कों के शीर्ष नेतृत्व का आपसी दौरा चलता रहा और G20 समेत कई मंचों में भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय संबंध पर अलग से चर्चा की। और अगर आप जॉइंट स्टेटमेंट देखें तो मुझे लगता है कि जॉइंट स्टेटमेंट्स जो हमारे पास हैं, 4 देशों के जॉइंट स्टेटमेंट और फिर UAE का एक और जॉइंट स्टेटमेंट जो अभी 26 जनवरी को हमने साइन किया था, उसमें बिल्कुल सही से बिल्कुल क्लियरली है, उनकी तरफ से इशारा है, इंडिया शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द रीजन टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। दोनों देशों ने 1.5 दर्जन से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें व्यापार समझौता, अपराध पर लगाम कसने को लेकर करार, टैक्स और सजा याफ्ता लोगों पर करार समेत अंतरिक्ष, संस्कृति और रक्षा जैसे तमाम संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। पश्चिमी एशिया में भारत के लिए सऊदी अरब न सिर्फ रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यापारिक तौर पर दोनों देशों के बीच बेहद तगड़े संबंध रहे हैं। सऊदी अरब इस वक्त भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत अपनी जरूरत का 19% कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदता है। निर्यात के लिहाज से देखें तो सऊदी अरब भारत के लिए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार है। भारत के वैश्विक निर्यात में सऊदी अरब की हिस्सेदारी 3.6% है। दूसरी तरफ भारत के कुल आयात में सऊदी अरब की हिस्सेदारी 6.3% है। कच्चे तेल के लिए भारत की सऊदी अरब पर निर्भरता जग जाहिर है। अगर कॉन्फ्रंटेशन एक सचमुच जंग में शुरू हो गया, एक जंग अगर वहाँ आपने देखी, तो उसमें इंडिया का तो कोई बराए नाम कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया का तेल वहाँ से आता है, इंडिया का वहाँ से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ताल्लुकात हैं, हमारे 80 लाख लोग वहाँ रहते हैं, तो हमारे लिए तो बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच इस वक्त करीब 4000 करोड़ डॉलर का आपसी व्यापार होता है। 2010-11 में भारत और सऊदी अरब के बीच 2507 करोड़ डॉलर का व्यापार होता था, जो बढ़कर 3750 करोड़ डॉलर हो गया। 2012-13 में 4378 करोड़ डॉलर का आंकड़ा 2013-14 में बढ़कर 4862 करोड़ पहुंच गया। लेकिन कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के चलते 2014-15 में कुल व्यापार के आंकड़े में गिरावट आई और ये घटकर 3928 करोड़ डॉलर रह गया। बीते कई वर्षों में ये इकलौता वर्ष था जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार में गिरावट दर्ज की गई। भारत आज भी तेल के लिए सऊदी अरब पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन तेल के अलावा भी वहाँ की कंपनियों में लाखों भारतीय काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब की भी कई कंपनियां भारत में हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी बेहद मजबूत रहे हैं। भारत के कई नामचीन कव्वाल सऊदी अरब में शिरकत कर चुके हैं। सऊदी अरब में भारतीय सांस्कृतिक हफ्ते का आयोजन भी काफी लोकप्रिय साबित हुआ है। इस वक्त सऊदी अरब में करीब 30 लाख भारतीय रहते हैं, लिहाजा सांस्कृतिक तौर पर दोनों देश काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े महसूस करते हैं। हज यात्रा के लिए तो हर साल लाखों भारतीय सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन इन संबंधों के अलावा भारत सऊदी अरब को रणनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण मानता है और अशांत पश्चिमी एशिया में सऊदी अरब के साथ संबंध को ये मजबूती से कायम रखना चाहता है। अमेरिका और नाटो देश के अलावा जिस तरह चीन इस वक्त पश्चिमी एशिया में आक्रामक तरीके से काबिज होना चाहता है,
ऐसे में भारत भी मजबूत कूटनीतिक संबंधों की बदौलत अपनी गहरी पैठ उस इलाके में बनाए रखना चाहता है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।